लाइफ एट लाइफ हाई। जी हाँ, बाजार में लगातार लाइफ हाई बनने का सिलसिला चल रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही कि व्हाट नेक्स्ट, आगे का डायरेक्शन क्या है। और स्पेशली तब जबकि दिग्गज शेयर तो मजबूत हैं, लेकिन मिड कैप शेयरों में और काफ़ी हद तक स्मॉल कैप शेयरों में अब भी तेज़ी लौटने के आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे। लाइफ हाई पर बाजार, लेकिन पोर्टफोलियो नीचे है। ऐसे में आप जानना चाहते हैं बाजार का आगे का डायरेक्शन और बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर, अबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। और वैसे तो हम हमेशा आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सालों पहले एक बात कही थी सुनील जी को, जो उन्होंने मान ली। हुआ ये कि सुनील सर ने जब रिलायंस म्यूचुअल फंड छोड़ा, उसके बाद उन्होंने एबेकस शुरू किया, तो आपके AIF थे, राइट? वहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का होता है। तो मैंने कहा सर ये ठीक नहीं है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है, जो अनुभव है आपका, तो ऐसा होना चाहिए कि लोग अगर 500, 1000, 2000 रुपये भी लगाना चाहें तो उसका फ़ायदा मिले। फाइनली उन्होंने वो बात मानी। अब एबेकस अपने म्यूचुअल फंड के साथ आ रहा है। आज पहली स्कीम आपकी आज से लॉन्च हो रही है, क्या बात है, एकदम सही मौके पर आज आप हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन सी स्कीम लॉन्च हो रही है, जरा पहले एक बार स्कीम के बारे में बताएं, थोड़ा मैं समझूं हमारे जो दर्शक हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और लगाना चाहते हैं, तो वो कौन से फंड में किस तरह से लगा सकते हैं। तो अनिल जी, जैसा आपने कहा 2018 में हमने अबेकस शुरू किया था, AIF और बाद में PMS लॉन्च किया। अब 2025 के ऑलमोस्ट एंड में हम अबेकस फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली कैटेगरी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और दूसरा, आज का जो माहौल है बाजार का, जैसा आपने कहा, कभी लार्ज कैप बढ़ जाते हैं, कभी स्मॉल, कभी मिड। आई थिंक टाइम टू टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अक्रॉस मार्केट कैप में। तो ये फंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें आप हर सेक्टर ले सकते हो, हर स्टाइल के कंपनीज ले सकते हो और हर मार्केट कैप की कंपनियां ले सकते हो। तो आज इसे खुल रहा है, 14 दिन तक खुला रहेगा NFO, उसके बाद ओपन एंडेड हो जाएगा। तो आमतौर पर इससे पहले मैं पूछूं किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताना चाहता हूं सुनील जी के बारे में। 2002 में आपने रिलायंस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था, जिसको आजकल आप निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, निप्पॉन AMC के नाम से जानते हैं। तब उनकी फ़ंड की स्कीम जो थी उसकी NAV हुआ करती थी 15 रुपये। और 2017 में, यानी कि 15 साल में जब उन्होंने छोड़ा, 14 साल 15 साल में, तब उसकी NAV होती थी 1100 रुपये से ज़्यादा। तो 15 से 1100 रुपये, मतलब इस तरह का कंपाउंडिंग रिटर्न साल दर साल देना गजब है। क्या आपको लगता है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स ये एबेकस के इस फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं? किन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट रिटर्न इज इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न। ठीक बात है। तभी इकोनॉमी भी छोटी थी, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट इकोनॉमी एक $4 ट्रिलियन की हो गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम हरदम ये कहते हैं कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा आपको मॉडरेट रखना पड़ेगा। देखो, म्यूचुअल फंड का जो फॉर्मेट है ना, ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या जो इन्वेस्टर है जो रेगुलर सेविंग कर रहे हैं और रेगुलर अपना बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करके अपना एक कोई गोल बेस्ड या वेल्थ वाला इन्वेस्टमेंट जो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। इसमें ऑब्वियसली मिनिमम 500 रुपये से शुरू होता है, लेकिन आप कितना भी पैसा इसमें लगा सकते हो। एक अच्छी चीज़ क्या है म्यूचुअल फंड के बारे में, कि इसमें डेली NAV आती है और डेली इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है। छोटे से छोटा इन्वेस्टर जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये उनको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ग्रो होने वाला है और अगर ग्रो होगा तो इक्विटी भी ग्रो होगा। आई थिंक बहुत ही सिंपल एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो पहली स्कीम फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों? मतलब कुछ तो आपकी थॉट प्रोसेस रही होगी कि अब पहला फंड जब लॉन्च करूंगा, पहली स्कीम जब लॉन्च करूंगा तो ये होगी। नहीं, तो जैसे मैंने कहा, आज का जो बाजार है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है और चैलेंजेस भी है। आई थिंक एक कशमकश है बाजार में, और उसको रहते हुए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी कि हम बिना कंस्ट्रेंट के कोई भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। तो आई थिंक दैट वाज द लॉजिक ऑफ फ्लेक्सी कैप। जैसे जैसे दिन जाएंगे आगे, आई थिंक ऑब्जेक्टिव है कि 3-4 और हम स्कीम्स लाएं, ताकि एक छोटा सा बुके हमारे लिए हो। प्लस हम छोटे फंड हाउस हैं, हमको धीरे धीरे
आगे बढ़ना पड़ेगा। एक रिसोर्सेज प्लस पहला फोरे है, यू वांट टू बी श्योर बिफोर यू डू इट। आई थिंक एक इन्वेस्टरों को हमारे पे कॉन्फिडेंस आएगा आफ्टर फर्स्ट फंड, देन वी विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग। ये तो आपने जब एएफ लॉन्च किया था 2018 में, तब भी ये बात कही थी। और आपका एएफ जिस तरह से तेज़ी से ग्रो किया है, बड़े इन्वेस्टर्स का तो भरोसा ही है, और छोटे इन्वेस्टर्स का भी, जो आपको रिलायंस के ज़माने से जानते हैं, उनका भरोसा तो डेफिनेटली है ही। लेकिन मैं आपकी जो इस स्कीम के बारे में डिटेल्स पढ़ा था, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें वो शब्द दिया है, मीट्स फ्रेमवर्क में ये फंड काम करेगा। ये मीट्स फ्रेमवर्क क्या है और किस तरह से दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से ये थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, तो मीट्स फ्रेमवर्क हमारा अबैकस का फिलॉसफी है। इट इज़ ट्रू फॉर इवन पीएमएस एंड एआईएफ। ओके, बहुत ही सिंपल है मीट्स फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट, तो अच्छा मैनेजमेंट, मिनिमम आरओसी आरओई ऑफ 14-15%। अर्निंग्स, सी वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, और हम ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा। तो अगर न्यू एज कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, और प्रॉफिट 4 से 5 साल में डबल होना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग एसेट है। अगर प्रॉफिट 4 से 5 साल में डबल होगा तो होपफुली रिटर्न भी उतना 3 से 4 साल में स्टॉक डबल हो जाएगा। हाँ, जी। और सेकेंड है अर्निंग इवेंट्स ट्रेंड्स एंड डिसरप्शन। बहुत डिसरप्टिव वर्ल्ड है आज। कोई भी चीज़ आप 20-30 साल के व्यू से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम द वे वी स्टडी, वर्क, एंटरटेन बहुत चेंज हो रहा है। तो आई थिंक यू हैव टू बी अवेयर ऑफ डिसरप्शन। टीज टाइमिंग, आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो मार्केट को, लेकिन स्टॉक्स में आपको मीन रिवर्जन मिलता है। बहुत बार नरेटिव के वजह से स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाते हैं। तो थीम अच्छी होगी, लेकिन अगर प्राइस बहुत महंगा होगा तो थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट होता है तो स्टॉक बहुत जोर से गिर जाता है। तो आई थिंक वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। और ऐसे स्ट्रक्चरल, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वी आर वैल्यू कॉन्शियस, जैसा मैंने आपको कहा, लेकिन कोई स्टॉक जहाँ पे ग्रोथ हायर है वहाँ आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये मीट्स फ्रेमवर्क है, बहुत सिंपल है। इससे एक चीज़ होती है कि एक तो इतने कंपनियां लिस्टेड है, तो थोड़ा आपका दायरा आप थोड़ा सा है ना कॉन्सेंट्रेट आप छोटा हो जाता है। प्लस मोर इम्पोर्टेंट लीजिए, मिस्टेक कम होती है। अच्छा। और परफॉर्मेंस एट द पोर्टफोलियो लेवल में खाली स्टॉक पिकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ लेस मिस्टेक्स यू मेक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेमवर्क की वजह से मिस्टेक्स थोड़ा मिनिमाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बात आपने सही कही, गलतियां कम करें तो भी अपने आप आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है। और अब से लेकर कब तक खुला है? 22 दिसंबर तक। तो अगर भी आप भी इसी एनएफओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो इसे स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आइए बाजार पर बात करें। लाइफ हाई के बेहद नज़दीक है। क्या कुछ आरबीआई की पॉलिसी के बाद बदलेगा बाजार के लिए? सो अनिल जी, बहुत ही कश्मकश वाला बाजार है। 15 महीने में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। आई थिंक इकोनॉमी भी स्लो डाउन हुई थी, थोड़ा कॉर्पोरेट ग्रोथ भी स्लो डाउन हुआ था, अब वो सब लाइन पे आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ तो हमने देखा ही, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी सितंबर 25 में 10% आफ्टर लॉन्ग टाइम आया है। लेकिन ऑब्वियसली ग्लोबल बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स थे। एक तो बहुत सारे छोटे छोटे वॉर थे, लकीली वो भी अभी हमारे पीछे हैं। रशिया यूक्रेन में भी कुछ ना कुछ समझौते की कोशिशें जारी है। आई थिंक ये टैरिफ ने थोड़ा हमें परेशान कर रखा है। जनवरी 2025 से टैरिफ लगा और हमें लगा कि इंडिया यूएस तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, टैरिफ जल्दी सलट जाएगा। बट इंडिया इज़ वन ऑफ द 2 कंट्रीज जहाँ 50% टैरिफ है। अभी एक अच्छी चीज़ है कि लास्ट 1 महीने में इट इज़ मोर लाइक अ फ्रेंडली काइंड ऑफ न्यूज़ फ्लो विच इज़ कमिंग। और अभी भी बात है कि 10 से 12 दिसंबर में यूएस के एक बहुत सीनियर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आ रहे हैं टैरिफ के समझौते के लिए। बट वो जब तक नहीं होता है तब तक आई थिंक थोड़ा बाजार में उसको लेके एक बोलते हैं ना चिंता का विषय है, क्योंकि काफ़ी सेक्टर्स में अब अक्टूबर से उसका इम्पैक्ट देखा जाना शुरू हुआ है। हमने देखा अक्टूबर का भी डेटा, एक्सपोर्ट्स हमारे गिरे हैं। दूसरी तरफ ऑब्वियसली इतना सप्लाई है, इतने आईपीओ आ रहे हैं, इतने ब्लॉक्स हो रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं बचा हुआ है। तो आई थिंक उसको रहते हुए भी पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में एक थोड़ा सा एक बोलते हैं ना इनडिफरेंस या मंदी का माहौल है कि कोई। यही मैं समझना चाहता हूँ। सारे लोगों का सवाल भी मन में ही कि लाइफ हाई पे तो आ गया 1 साल बाद में, निफ्टी 14 महीने के बाद में, बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई पे लाइफ है। हमारा पोर्टफोलियो तो अभी 20%, किसी का 25, किसी का 30, मतलब ऑन एन एवरेज 20% तो सबके नीचे ही है। ऐसा क्यों? तो एक तो मुझे लगता है कि रिटर्न थोड़े प्रीपोन हो गए थे, पहले जल्दी आ गए। तो लास्ट ईयर जो 24 में जून से लेके अक्टूबर में पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में एक थोड़ा सा बोलते हैं ना ओवर एक्सुबरेंस का माहौल था। तो जो भाव होने चाहिए थे वो एक्चुअली 15-20% उससे ज़्यादा हो गए थे। तो आई थिंक वही अभी करेक्शन हो रहा है।
दूसरा, मिड एंड स्मॉल कैप इज डोमेस्टिक इन्वेस्टर फेवरेट्स, और एक साल में जब भी रिटर्न नहीं बनता है ना, तो पर्टिकुलरली HNI और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका नया पैसा थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना। लेकिन क्या होगा ना अनिल जी, अभी जनवरी फरवरी में हम जाएंगे तो एक साल का रिटर्न बहुत अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ था। तो हमारा मानना है कि होपफुली तब तक टैरिफ का भी एक कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। बजट जिस हिसाब से गवर्नमेंट और RBI का जो एक व्यू पॉइंट है, बजट ऑल्सो शुड बी वेरी ग्रोथ पॉजिटिव। और एटलीस्ट मेरा मानना है कि 2026 से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि इंडिया का एक तो प्रीमियम है ना, अभी 10 ईयर एवरेज पे आ गया, जो 45% प्रीमियम हो गया था PE रेशियो पे, अभी 15% पे आ गया है। तो मतलब अगर समझो ट्रेड डील हो जाए तो फिर इनके पास भारत में नहीं आने का कोई कारण नहीं बचेगा। ऐसे भी देखो, सेलिंग तो स्लो डाउन हो गई है। कम दिसंबर तो हो में रही है। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग के 4-5 दिन में थोड़ी सेलिंग हुई है, लेकिन अगर अक्टूबर और नवंबर दोनों को आप मिला लो तो नेट बायर रहे हैं FIs। तो आई थिंक सेलिंग तो स्लो डाउन हुई है। वेट इन इंडिया इज नाउ अंडर वेट। जो पहले हरदम ओवर वेट रहते थे इंडिया में, अब वो अंडर वेट हैं। प्रीमियम इंडिया का जैसे मैंने कहा 10 साल के एवरेज पे आ गया है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत है ना, ये AI और न्यू एज कंपनीज को लेके वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो पहले जो पूरा पैसा खाली ये न्यू एज कंपनीज में जा रहा था, अभी लग रहा है कि थोड़ा सा वो स्प्रेड होगा, तो उसमें इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। तो आप अभी सप्लाई की भी बात कर रहे थे कि IPO हो चाहे ब्लॉक डील्स हो, प्रोमोटर्स वगैरह PE फंड्स काफ़ी बेचे हैं। तो आमतौर पे कहते हैं कि ये बड़े समझदार इन्वेस्टर हैं, इनसाइडर हैं। प्रोमोटर से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में कौन जानता है। PE फंड भी लगभग प्रोमोटर टाइप होते हैं। तो फिर क्या ऐसे कंपनियों में जहाँ लगातार प्रोमोटर्स की या फिर PE फंड्स की सप्लाई है, ब्लॉक डील्स हैं या IPO आ रहे हैं, क्या वहाँ सावधान रहना चाहिए? देखो, आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ हु सेलिंग, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और क्या रीज़न से सेल हो रहा है। देखो, PE फंड ने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने तो बेचने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप बोलो या नहीं बोलो, वो तो बेचेंगे। प्लस ईयर एंड पे PE सेलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज उनके सबके बोनसेस डिपेंड करते हैं कि कितना प्रॉफिट बुक किया, तो वो उसके वजह से भी ज़्यादा सेलिंग है। होपफुली जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ी सेलिंग कम हो जाएगी। प्रमोटर सेलिंग खाली लिस्ट करने के लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लगातार प्रमोटर अगर बेच रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें एक कॉशियस रहना चाहिए। तो आई थिंक इफ वैल्यूएशंस आर हाई और ये सब सेलिंग है, तो पक्का ही हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर वैल्यूएशंस रीजनेबल है और आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल है, तो आई थिंक PE सेलिंग शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्या आपको लगता है कि पिछले 6 महीने के जो फर्स्ट 6 महीने रहे इस फाइनेंशियल ईयर के, उनके मुकाबले में अगले 6 महीने के नतीजे बेहतर आएंगे कंपनियों के? यदि हाँ, तो कितना बेहतर हो सकता है? अब ये सारे कट्स आने के बाद क्या कुछ क्लैरिटी है? देखो, सितंबर 25 आप देखोगे तो सितंबर 25 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। नॉट हिस्टोरिकली, बट कंपेयर टू 3-4 पहले क्वार्टर के 10% के ऊपर सितंबर 25 की ग्रोथ आई है। आई थिंक दिसंबर भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जो GST कट रिलेटेड जो भी ग्रोथ आई है, उसका इम्पैक्ट आपको दिसंबर में होगा। और होपफुली अगर ये टैरिफ का एक कोई सोल्यूशन निकलता है, तो अगला फिर 15-18 महीना बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो बेस भी नीचे है, प्लस ये टेलविंड भी आएगा टैरिफ का और इंटरेस्ट रेट कट का, और जो GST रिलेटेड जो डिमांड स्पर्ट हुई है उसका भी। तो हमारा मानना है 15% प्रॉफिट ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 26 एंड नेक्स्ट ईयर लुक्स क्वाइट पॉसिबल। तो थोड़ी अर्निंग्स बेहतर होनी चाहिए। अब एक और चीज़ जो दिख रही है वो ये कि लोगों को ये लग रहा है कि हर बार जब वापस तेज़ी बनती है तो लीडरशिप बदलती है, सेक्टर्स बदलते हैं। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि पुराने कुछ ऐसे सेक्टर्स जो बहुत चल गए, दौड़ गए हों, जिन्हें वैल्यूएशन महंगे, अब उनके बजाय कुछ नया आगे आएगा, ऐसा दिख रहा है आपको? आई थिंक सेक्टर रोटेशन तो लाइफ है, एंड नॉट ओनली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो जैसा मैंने कहा, बहुत बार क्या होता है, सेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके स्टॉक्स के दाम इतने खींच देते हैं ना कि स्टॉक्स वो अच्छे नहीं रहते हैं, सेक्टर अच्छा भी रहता है तो। और आई थिंक कोई कोई सेक्टर में हुआ है, कोई कोई सेक्टर में अभी न्यूज़ फ्लो भी आ रही है, जैसे कोई एक EMS की कंपनी पे डाउट हो गया अकाउंटिंग, तो महंगा है तो पुल बैक फास्ट होता है या ज़्यादा होता है। अगर रीजनेबल हो तो पुल बैक भी रीजनेबल होता है। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सम ऑफ दी न्यू एज कंपनी, जो मेरे मुंह से निकलना बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन कोई कोई न्यू एज कंपनी है ना, आई थिंक उसको ट्रैक तो करना चाहिए। अब भले आज का आज मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्या है ना अनिल जी, हमारा जब भी
इकोनॉमी 0 से $1 ट्रिलियन पे गई, तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्टर, जूट, टेक्सटाइल, यूटिलिटी, स्टील, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। करेक्ट। 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन जब हुए, तभी प्राइवेट बैंक्स, आईटी सर्विसेज, फार्मा, एंटरटेनमेंट, ये सब सेक्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अब 4 से 8 ट्रिलियन जब इकोनॉमी होगी ना, तभी हमारा जो लाइफ अभी हम जो जी रहे हैं वो पूरा दर्शाएगी वो, कि हम आज 50,000 रुपया क्या चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, 10 साल बाद क्या चीज़ पे खर्चा करेंगे। तो आई थिंक सम ऑफ द न्यू एज कंपनीज वी विल नॉट बी एबल टू इग्नोर, और होपफुली अभी आगे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे भी कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी, कोई डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनी, कोई सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी भी लिस्ट होगी। आई थिंक ट्रैक तो रखना चाहिए। महंगा सस्ता है डेफिनेटली, बट ट्रैक तो आपको रखना चाहिए। बट ट्रेडिशनल सेक्टर्स आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स कंटिन्यू टू डू वेल। आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू। आई थिंक फार्मा एक अच्छा बेस बना रहा है। इस साल थोड़ा सा कंसर्न रहा बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड ऑल, बट अच्छा बेस बना रहा है। मेटल, पर्टिकुलरली नॉन फेरस मेटल, उसमें इंडिया की कंपनियां भी अच्छी है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, और एक माहौल भी अच्छा है। आई थिंक छोटा सेक्टर है, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड। और मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स, दे हैव ऑल्सो अंडर परफॉर्म दिस ईयर। आई थिंक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें भी एक नज़र रखने में ना फ़ायदा ही होगा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा भी कि जब करियर की शुरुआत की तो जूट, स्टील, सीमेंट कंपनियों के साथ की, आज का हम जोमेटो, स्विगी टाइप की बातें करते हैं, मीशो की बात करते हैं। आप तो पूरे जितने फंड मैनेजर की पूरी ये आपकी फ्रेटर्निटी, आप बड़ी स्टॉक पिकिंग के लिए बड़े माहिर माने जाते हैं, जाने जाते हैं। कैसे चेंज करते हैं कि अब तक ये अच्छा लगता था, इसको भूलो, अनलर्न, अब नया सीखो कि नए सेक्टर में, क्योंकि वो एक माइंडसेट और ब्लॉक होता है। और स्पेशली टेक्नोलॉजी के मामले में जो सेक्टर हो, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म वाले हों, वहाँ तो ऐसा माइंड ब्लॉक होता है। तो आप कैसे एडजस्ट करके स्विच करते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, और फ्रैंकली बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक बार आपका एक माइंड ट्यून हो गया और आपकी एक फिलॉसफी बन गई ना, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक दायरा बना लेते हैं कि भाई ट्रेडिशनल ये वर्क करता है, इसमें करते रहो, बट कम से कम 5, 7, 8% से तो शुरू करो। क्या होगा ना, लिमिटेड रिस्क। पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक्स होंगे तो आप उसको ट्रैक करोगे, अगर स्टॉक्स ही नहीं होंगे तो आप ट्रैक ही नहीं करते हो, आप उसको इग्नोर करते हो। ट्रू। और मैंने देखा है बहुत बार इग्नोरेंस से ही प्रॉब्लम होती है या डिनायल से प्रॉब्लम होती है, मुझे देखना ही नहीं है। ठीक बात है। तो आई थिंक एज फॉरवर्ड लुकिंग यू हैव टू डू इट। प्लस टीम में यंग लोगों को हायर करते रहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। सभी अगर हमारे ऐसे सोचने वाले मिल गए तो फिर कभी हम सोच ही नहीं पाएंगे आगे। ठीक बात है, बिल्कुल ये सही बात है कि सोच आपको उस हिसाब से समय समय पर बदलनी चाहिए। अब एक चीज़ और है जो आजकल चर्चा का विषय है, जिसमें थोड़ा हमने टच किया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में चाहता हूँ कि एक और आपके पास लार्ज कैप स्टॉक हैं जो लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मिड कैप भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, लाइफ हाई के आसपास, इंडेक्स तो कम से कम कुछ सेक्टर्स कम ज़्यादा होंगे, स्मॉल कैप बहुत पीछे है। तो क्या आपको लगता है, आप चूंकि फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा स्टोरीज, भले अगर 2 या 3 साल का व्यू लें, तो स्मॉल कैप में 30, 40, 50% अच्छे सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं, क्या ऐसी कोई बढ़िया स्टोरी बन सकती है? तो स्मॉल कैप एक तो बहुत ही वाइड है, और इंडेक्स लेवल पे कंपेयर करना है ना, आई थिंक इज़ नॉट राइट, क्योंकि इतने सारे कंपनियां हैं, उसमें 10-20 कंपनियां लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, तो पी मल्टीपल और ये सब है ना, बहुत ही एक अलग टाइप का पिक्चर देते हैं। दूसरा, मैंने कहा आपको, जैसे ना लास्ट ईयर स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उतना बढ़ना नहीं चाहिए था उनको, तो इसके लिए पीक से आपको वो थोड़ा कम दिख रहा है। थर्ड इज़ स्टॉक स्पेसिफिक। आई थिंक छोटी कंपनियों को कभी भी हेडविंड होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर सपोज टैरिफ है और कोई छोटी कंपनियों का एक्सपोर्ट है 25-30%, तो वो कंपनी को बेयर करना नियर टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई होती है। इसके लिए उनका प्रॉफिट फॉल बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। और अभी जो माहौल है ना, उसमें जैसा मैंने कहा आपको, फ्रेश पैसा डोमेस्टिक का ये छोटी कंपनियों में नहीं जा रहा है, बिकॉज सबके पास ऑलरेडी शेयर हैं, तो डिमांड सप्लाई भी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ डिमांड। तो आई थिंक ये सबका एक समीकरण के वजह से व्हाट वी आर सीइंग इज़ देयर। बट व्हेन वी सी, आई थिंक बहुत सारी कंपनियां अभी इंटरेस्टिंग लेवल पे आने लग गई है। 6 महीने पहले सोचते कि ये भाव में मिलेगा, तो 6 महीने में तो हम कूद जाते थे। आज ट्रेंड देख के स्लो जा रहे हैं उसमें, राइट, बिकॉज अभी भाव नहीं साथ देता तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। करेक्ट। बट ये अच्छा मौका है थोड़ा थोड़ा आई थिंक निम्बल करने का, जहाँ पे भी आपको कन्विक्शन है स्टॉक्स पे, आई थिंक एक्यूमुलेट करने का बहुत ही अच्छा मौका है।
ट्रिगर पॉइंट क्या होगा मुझे पता नहीं, बट मे बी टैरिफ आ गया, दैट कैन बी द ट्रिगर पॉइंट, यू नो। तो आई थिंक न्यू ईयर में तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी श्योर दैट सम ऑफ द स्मॉल कैप्स विल गिव यू हायर रिटर्न। अभी वो 30-40% बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, बट लार्ज कैप से ज़्यादा अब बनने के आसार ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो भारत को लेकर नहीं है, वो अमेरिका को लेकर है। दो बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। एक तरफ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि बस अमेरिका का गुब्बारा फूटने वाला, बबल बन गया, बस ऐसा फूटेगा कि पूछो मत, मार्केट पानी नहीं मांगेंगे, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। दूसरी तरफ ये सब सुनते हैं और अमेरिकी बाजार रोज लाइफ हाई बनाते हैं। क्या लग रहा है, आपका क्या सेंस बन रहा है अमेरिकी बाजारों को लेकर? देखो, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ऑब्वियसली डेट जो है अमेरिका का $37 ट्रिलियन वो स्कैरी है। और आगे पीछे अगर आप खर्चा आपकी कमाई से ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम तो आना ही है। तो आगे पीछे तो उनको प्रॉब्लम आना ही है। अब कब आएगा पता नहीं। दूसरी तरफ जो पहले मानी 100% कॉन्फिडेंस था यूएस डॉलर पे पूरी दुनिया में, वो थोड़ा कम हुआ है। आई थिंक उसके वजह से ही दूसरे एसेट क्लास जैसे गोल्ड और बिटकॉइन बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बिकॉज कॉन्फिडेंस इन यूएस डॉलर इज रिड्यूस्ड। बट एट द सेम टाइम कंपनियों के रिजल्ट बहुत ही फैंटास्टिक है, और पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं वो तो मानी एकदम सरप्राइज करने वाले हैं। अभी भी आप देखोगे जो क्वार्टर गया सितंबर का, आई थिंक कोई भी इंडेक्स देख लो, वहाँ पे अपग्रेड्स आर मोर देन डाउनग्रेड्स। ठीक बात है। और अमेरिका की कंपनी है ना, ग्लोबल कंपनीज है, तो वो सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। तो एप्पल खाली यूएस में नहीं फ़ोन बेचता है, वो पूरी दुनिया में फ़ोन बेचता है। और ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू पास्ट, बट मानिए ऐसा कोई 70-80 पी पे नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 30-35 पी पे है। तो आई डोंट नो, आई थिंक मुझे क्रैश नहीं लगता है, बट हो सकता है कि जिस तरीका का रिटर्न बना है नैस्डैक में लास्ट 3-4 साल में, उस टाइप का रिटर्न नहीं बने, बट ऐसे क्रैश नहीं लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत है वहाँ पे। काफ़ी कंपनियाँ ऊपर के लेवल से 20-30% गिर गई, जैसे एनवीडिया, बट काफ़ी कंपनियाँ बढ़ भी गई है, जैसे गूगल है या जो अल्फ़ाबेट है, वो उन्होंने अच्छा किया है। तो आई थिंक वो टेक्नोलॉजी में डिसरप्शंस बहुत शॉर्ट साइकिल के होते हैं, तो स्टॉक वाइज ऊपर नीचे होंगे, बट ऐसे एट द इंडेक्स लेवल क्रैश नहीं लग रहा है। ठीक बात है। तो बहुत मतलब अमेरिका में क्रैश ना हो, मंदी में न चले जाए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन हमारे लिए आगे आने वाला समय बड़ा एक्साइटिंग और पॉजिटिव है, ऐसा सुनील जी बता रहे हैं। और आज से आपका फंड लॉन्च हुआ, एक बार फिर से हुआ। हाँ, इस बीच लॉन्च हुआ, उस पर एक चीज़ मुझे और बोलनी है, एक डिस्क्लेमर मैं भी देना चाहता हूँ। आपके आईएफ में मैंने भी पैसा लगाया हुआ है, मैं एक हैप्पी इन्वेस्टर हूँ। तो क्या आप अगर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अबेकस में पैसा लगा रहे हैं, तो मैंने जो इंटरव्यू किया उसमें भी डिस्क्लेमर ध्यान में रखें। सुनील जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी बढ़िया वेल्थ अब तक अपने इन्वेस्टर्स की बनाई है, अब तक की पूरी आपकी फंड मैनेजर वाली यात्रा में ऐसी कोशिश पूरी करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।